नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। जो हमारी सीरीज चल रही थी वही सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। उस सीरीज में आज हमारा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, जिसका नाम है एयर। और क्लास तो आपको पता ही है, 7th क्लास चल रही है। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से समझना, बहुत शानदार चैप्टर है, अच्छा है, मज़ा आएगा पढ़ने में इसको। कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ ये तो पिछली की क्लास में हमने सुनी हुई हैं, कुछ ऐसा कुछ लगेगा, कुछ नए चीज़ सीखेंगे इसमें। और अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ठीक से समझ लिया तो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एयर की बात चल रही है। एयर, एयर क्या होती है भाई? एयर क्या होती है? एयर होता है कंपोजिशन ऑफ सम गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड एक्सेट्रा, राइट? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारा जो अर्थ है वो किससे सराउंडेड है, घिरा हुआ है, किससे? एयर से। और इसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। हमने एटमॉस्फेयर आपको बता रखा है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, ये सारी चीज हमने बता रखी है। अगर नहीं पता तो पिछली क्लासेस को देख लीजिए। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर दियर सर्वाइवल। ठीक है, इट इज प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस। ये वाली बात अभी पता है कि क्या होता है एटमॉस्फेयर, वो क्यों होता है, यह सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ओके, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी backed alive by the heat of sun during the day and get frozen during the night। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर ये ब्लैंकेट ना हो तो दिन में तो हम एकदम जल जाएंगे और रात में क्या होगा, एकदम फ्रीज हो जाएंगे। सो इट इज द मास ऑफ एयर दैट हैड मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। यानी जीने के लायक जो कंडीशन है, ठीक है, वो बनाता है ये क्या, हमारा जो एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है किस किस चीज से मिलकर बना होता है एटमॉस्फेयर। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन ब्रीथ, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो किससे? एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। बहुत सारी गैसों का क्या होता है? मिक्सचर होता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, R2 ऑक्सीजन होती है, और बहुत सारी गैसेज होती है। लेकिन ये जो दोनों गैसें हैं ये कैसी हैं? ये सबसे अधिक मात्रा में होती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी गैसें हैं, किस किस का सबसे ज्यादा होता है, ये वाली बात हम पढ़ेंगे। देखिए इस वाले पिक्चर में आप देख लीजिए, ठीक से समझ में आएगा। सबसे ज्यादा पार्ट होता है इसमें ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितनी कितनी होती है? 78%। और उसके बाद में आता है क्या? ऑक्सीजन। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस और यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर में गैसों के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे ज्यादा क्या लगाएंगे? नाइट्रोजन, यानी कि N2। ठीक है, और क्या लगाएंगे सर? फिर लगाएंगे सर O2। फिर क्या लगाएंगे? आपको लग रहा होगा CO2, लेकिन नहीं, ये है सर आर्गन। फिर क्या होगा? फिर होती है CO2, फिर होती है कि सर नियोन, Ne, और फिर क्या होती है? हीलियम यानी He, और फिर CH4, और फिर क्या होती है? Kr यानी कि क्रिप्टन। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की, इतने एग्जैक्ट अगर परसेंट याद रखना है तो, और ये इतनी 20.946। और उसके बाद में आर्गन आती है, याद रखेंगे, दो तो हमें याद रहती है। उसके बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद में आती है सर आर्गन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन और क्रिप्टॉन, इन गैसों का मिक्सन होता है। अच्छा, इस चैप्टर में आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा ध्यान पेशेंस रखिएगा और समझिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई टेम्परिंग द हीट। मैं अपनी भाषा में बताता हूं इसको, आप थोड़ा समझिए, इसको पढ़ते लीजिए। क्या होता है कि जो CO2 है ना, CO2 CO2 जो गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। कैसे करती है सर? जो सन से, सूर्य से जो किरणें, सूर्य से जो क्या आती है? ऊष्मा आती है। सूर्य से जो ऊष्मा आती है यानी कि सन हीट, उसको क्या करती है? ये करती है सर ट्रैप, यानी कि अपने पास इसको रोक लेती है। ठीक है, यही वाली बात कर रही है। तो उसको क्या करती है? रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। हाँ, अर्थ क्या करती है? अब उस वो क्या होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना,
वो सूर्य से आने वाली किरणों से, जो रेज हैं उनसे गर्म नहीं होता, जो जाने वाली किरणें हैं उनसे गर्म होता है। ये वाली बात आप याद रखेंगे, उनसे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। क्यों क्यों होता है, उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं आपको। सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं ना, जो सनरेज होती हैं, वो सनरेज होती हैं शॉर्ट वेवलेंथ की। कैसी होती हैं? शॉर्ट वेवलेंथ की। अब वेवलेंथ क्या बवंडर है ये भी समझेंगे। वेवलेंथ बवंडर होता है बच्चों, ये होता है इस तरीके से, ठीक है। ये एक ये वेवलेंथ है और एक ये वेवलेंथ है। तो ये जो इसके बीच में डिस्टेंस है वो कम है और ये ज्यादा घूम रही है, इसको कहते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। और ये जो है ये ऐसे आती है सीधी, इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट वेवलेंथ। अब एक बात बताइए आप, इसको जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको ज्यादा जगह चाहिए या इसको ज्यादा जगह चाहिए? ऑब्वियसली जिसकी लॉन्ग वेवलेंथ है उसको ज्यादा जगह चाहिए और इसको कम जगह चाहिए। तो ये आ तो सीधी जाती है जल्दी से अर्थ पर जा नहीं पाती। जा नहीं पाती है तो क्या होता है, यही हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती है? गर्म करती है। और ये जा क्यों नहीं पाती? क्योंकि इसको कैप्चर कर लेती है कौन? कुछ गैसेस, डस्ट पार्टिकल, और जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है, सबसे ज्यादा जो रोल होता है, ये होता है सर CO2 गैस का। CO2 गैस इस हीट को क्या करती है? ट्रैप कर लेती है। जब हीट को ट्रैप कर लेती है, उसी से हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है। ये रिलीज तो करती है, नहीं रोक के रखती है, पर ये रिलीज करती है, पर ये धीरे 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 यानी कि स्लोली रिलीज करती है। इट रिलीज स्लोली टू हीट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, अच्छा आगे आप, और हमने अब फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब फिर CO2 ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए अगर CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में ना हो, तो फिर क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर नाइट में क्या हो जाएगा? नाइट में क्या हो जाएगा? ये सर नाइट में हो जाएगा फ्रीज। क्या हो जाएगा? फ्रोजन। जम जाएगा, यानी कि जम जाएगा, क्योंकि सारी हीट क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो अर्थ के पास भी कोई हीट नहीं रहेगी। और दिन में क्या होगा? दिन में पूरा ही जब गैसेस नहीं होंगी तो क्या होता है? मान लीजिए ये है गैस, एक गैस। अब सनरेज यहां से आ रही है, ठीक है। सनरेज यहां से आ रही है, दोबारा से बनाते हैं, ध्यान से देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा पर आप समझेंगे तो अच्छा लगेगा, फील आएगा कि हाँ कुछ हमने सीखा है। मान लीजिए ये है क्या? हमारा एटमॉस्फेयर। कौन सा एटमॉस्फेयर है? ये कुछ लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, कुछ गैसेस अपने यहाँ पे क्या कर रही हैं प्रेजेंट है। उसके बाद में क्या आ जाए? हमारी सनरेज आ रही है ऐसे, इस वे में आती है सनरेज, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ब्लैंकेट ना हो, यानी कि ये गैसेस ना हो, तो सारी रेस क्या होगी? हमारे अर्थ पर आ जाएगी। मान लो जी ये वाली क्या है? हमारी अर्थ है। ये वाली क्या है? अर्थ है। और यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रह रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग भी रहते होंगे यहाँ पे जिनको लगता है सब हम तो अपने पापा का खा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लोग यहाँ पे क्या है? मकान वगैरह बने हुए हैं, पेड़ वगैरह यहाँ पे हैं, ये अर्थ है। अब सारी चीज, जब सारी गैस यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? इतनी हीट हमारी हीट सनरेज देती है कि ये क्या हो जाएगी? ये बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी सर इतनी हीट तो है। मान लीजिए हीट आ गई, क्या हुआ? हीट आ गई अपने इससे है। अब हीट जो आई है, जितनी हीट आई है वो जानी भी तो चाहिए, क्योंकि कल फिर आएगी, फिर स्टोर हो जाएगी, रोज आएगी। जब रोज सनरेज होंगी तो सनरेज आएगी तो रोज आएगी, तो कुछ रिलीज भी तो होनी चाहिए। फिर जाती है सर ये लॉन्ग वेवलेंथ में, इस तरीके से घूमती हुई ऐसे। जब ये ऐसे जाती है तो क्या होती है? आ तो जाती है, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ में जितनी भी आती है, जाती है तो पूरी जा नहीं पाती एक साथ। जितनी गति से आती है, जाती तो है, पर जितनी गति से आती है उतनी गति से नहीं जा पाती है जितनी गति से आती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? हमारी CO2 उसको रोक कर रखती है, जिससे क्या होता है? रात भर वो धीरे धीरे रिलीज करती है और सुबह होते तक वो रिलीज कर पाती है, जिससे हमारा सुबह का मौसम सबसे ठंडा होता है, क्योंकि जो हीट थी वो ऑलमोस्ट रिलीज हो चुकी होती है टू द एटमॉस्फेयर। ओके, ठीक है। तो फिर हम क्यों चिल्ला रहे हैं कि CO2 बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है? फिर क्यों सरकार चिल्ला रही है? ग्लोबल वार्मिंग जैसी तो फिर कोई होनी नहीं चाहिए, है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो हीट नेचुरल, जो नेचर ने CO2 प्रोवाइड कराई है वो अपने हिसाब से कराई है। क्यों? कि उसको पता है कि जितनी CO2 है उतनी रोक के रखेगी तो रात भर क्या होगा? ये रिलीज कर देगी और सुबह ही फिर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर से, जो सनरेज है फिर दोबारा से आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा होता है। पर ये रात इतनी
इस मात्रा में यहाँ पे CO2 है, लेकिन हमने अपने इंडस्ट्री से, कार से, बाइक से इतनी सारी CO2 रिलीज कर दी है एटमॉस्फेयर में कि जो हीट जाती है ना सर, CO2 इतना कैप्चर कर लेती है उसको कि सुबह होते तो छोड़ो, दूसरे दिन तक वो उसको कैप्चर करके रख रही है। CO2 ज्यादा मात्रा में उस हीट को कैप्चर करके रख रही है, और जब ज्यादा मात्रा में हीट को कैप्चर करके रख रही है, फिर दूसरे दिन को फिर से आ जाती है, कंप्लीटली रिलीज नहीं हो पाती है। फिर क्या होता है, एटमोस्फेयर में देर आर लॉट ऑफ, एक मिनट, फिर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हीट इन एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हीट की प्रेजेंस इसमें एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, और यही तो ग्लोबल वार्मिंग है, यही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पर ये क्या है, ओवर हो रहा है। तो जब ओवर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाए उसको कहते हैं सर ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें चाहिए होता है, अगर नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी सर बर्फ का गोला, ठंडी हो जाएगी एकदम, और दिन में हो जाएगी आग का गोला मान लीजिए। ठीक है, तो यही है सर ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों नाम रखा गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका इसलिए रखा गया क्योंकि जहां पे सूर्य नहीं निकलता है, सूर्य क्या होता है, नहीं निकलता है, बहुत कम निकलता है, यानी धूप कम निकलती है, वहां पे क्या होते हैं, वो लोग बनाते हैं कांच के घर। किसके घर बनाते हैं, कांच के घर। कांच के घर क्यों बनाते हैं, क्योंकि सर जब सनरेज, जो भी सनरेज आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ में आती है, तो कांच का क्या होता है, आने तो उनमें कांच के घर में घुस जाती है आराम से जो रेज होती हैं, लेकिन जाने में उन्हें बहुत वक्त लगता है। कांच का घर जो है वो जो जाने वाली रेज हैं उनको कैप्चर कर लेता है, तो जो हीट है वो ज्यादा देर तक उस घर में रहती है, तो उसमें अच्छा लगता है प्लीजेंट लगता है उनको, वहां पे अच्छा मौसम उनका बन जाता है घर में, टेम्परेचर उनका ठीक से मेंटेन हो जाता है, इसलिए उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। ओके, मुझे लग रहा है कि आपने समझ लिया होगा जो भी चीज मैंने आपको समझाई है। अगर ये वाली चीज आप समझ गए तो ग्लोबल वार्मिंग आप समझा देंगे। अगर आपसे पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो चीज समझा देंगे, क्यों होता है ये समझा देंगे, कि सर CO2 जरूरी भी है, फिर हम रोक क्यों रहे हैं कि CO2 बढ़ रही है, तो ये भी आप समझा देंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये समझा देंगे। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो वर्ड है उसका इजाद, उसका कहां से ड्राइव हुआ है ये आप समझा देंगे, कहां से बना है, ग्लोबल वार्मिंग समझा देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझा देंगे। और ये क्या होता है, रेज इन द टेम्परेचर कॉज द स्नो इज कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेल्ट। अच्छा, इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, इसके इफेक्ट सर होंगे जब, तो फिर क्या होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, हीट कैप्चर ज्यादा होगी, हीट की मात्रा परसेंटेज ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, फिर क्या होता है कि सर जो आइस है ना, आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, और आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा, जो जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, कोस्टल एरिया है, या फिर कुछ द्वीप हैं, द्वीप तो क्या होता है, आइलैंड, आइलैंड क्या होते हैं हमारे, कुछ बर्फ में, सॉरी समुद्र के में जो बीच में टापू होते हैं उनको आइलैंड बोलते हैं, आप पता ही होगा, जो चारों तरफ से जल से घिरे हों, समुद्र से घिरे हों, उनको आइलैंड बोलते हैं। जब बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, यानी कि वाटर बनेगा, वाटर बनेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा, और जो कोस्टल एरिया है यहाँ से, जो यहाँ पे द्वीप वगैरह आते हैं, जो आइलैंड होते हैं, या फिर इसमें जो आइलैंड है उनका जो वो डूबने लगेंगे। एक तो होगी सर ये, फिर क्या होगा, जब डूबने लगेंगे इनसे फ्लड वगैरह होगी, और फिर कोस्टल एरिया में क्या होगा, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होंगे इन क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, लोडिंग द एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स द लॉन्ग रन। और जो फिर क्या होगा भाई, कुछ ऐसे होंगे जो इस टेम्परेचर में इतनी जल्दी अपने आप को अडॉप्ट ना कर पाए, प्लांट और एनिमल्स, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, यानी विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, प्लांट भी हो जाएंगे, एनिमल भी हो जाएंगे। और आपने आज देखा होगा ना, तो आप पहले अनुमान लगा लेते कि लोग, आम आदमी में अनुमान लगा सकता था कि इतनी गर्मी होगी, इतनी सर्दी होगी, इस बार बारिश ज्यादा होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रही है तो एक्सट्रीम मात्रा में हो रही है, गर्मी के मौसम में गर्मियां नहीं पड़ रही, हो रही है तो बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, सर्दी में वो बारिश कर रही नहीं हो रही। ठीक है, ये वाली बात इसमें होगी। तो कोस्टल एरिया इफेक्ट होगा, उनके आइलैंड डूब जाएंगे, और नदियों में, नदी क्या होंगी, नदी में ओवरफ्लो होगा, बाढ़ आएंगी, फ्लड आएंगी, उससे भी नुकसान होगा। तो ये सारे डिजास्टर होंगे आफ्टर द ग्लोबल वार्मिंग। आई होप यू आर गॉट इट।
ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, एक बात क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में है, यहां पर आप पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजन का क्या काम है। ऑक्सीजन सर हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, तो यही तो काम है ऑक्सीजन का, है। हम सांस लेते हैं और निकालता कौन है? प्लांट्स निकालते हैं। प्लांट क्या करते हैं? इसको निकालते हैं सर, और हम क्या करते हैं? इसको लेते हैं, ठीक है। और प्लांट क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं। सॉरी, हम क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं, और प्लांट हमसे CO2 लेते हैं, ठीक है। अगर इतना कुछ चलता रहे तो कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, पर थोड़ा भी चलते, नेचर क्या है, अपने आप को एडजस्ट करती है, पर टाइम तो दो उसको, आप उसको टाइम नहीं दे रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे, ठीक है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। टाइनी डस्ट पार्टिकल, हाँ कुछ डस्ट पार्टिकल भी रहते हैं हमारे, और डस्ट पार्टिकल की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर में, वो मैं बताऊंगा क्यों है, ठीक है। आप याद रखना, मैं आपको ये वाली बात ध्यान दिलाऊंगा कि मैंने बताया था कि आपको डस्ट पार्टिकल आर द इंपॉर्टेंट फॉर अवर एटमॉस्फेयर। ओके, द प्रेजेंट इन द एयर दीज पाई चार्ट, ये जो पाई चार्ट है इसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका फिगर बनाया गया है, ठीक है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद में जो हम क्या करते हैं, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक, हाँ हम इनहेल करते हैं पर उसका विदाउट यूज के उसको नाइट्रोजन को निकाल देते हैं इसमें, और हमें पता भी नहीं लगता, बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं। इनहेल का मतलब होता है श्वास के साथ जो वायु अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा अंदर जाती है हमारे लंग्स तक, लेकिन उसको विदाउट यूज हम क्या करते हैं? एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। नाइट्रोजन हमारे डायरेक्टली पौधे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पौधे नहीं ले सकते। एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया कौन सा होता है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि इसको, इसके कंपाउंड बनाता है, यानी कि NO2, NO3, NH3, इसके कंपाउंड बनाता है, और ये प्लांट यूज करते हैं, ये प्लांट क्या करते हैं? यूज करते हैं। डायरेक्ट N2 प्लांट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात आपने समझ ली होगी आई थिंक। नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर चेंज टू फ्रॉम दैट प्लांट कैन इट यूज। ओके, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल plentiful gas in this air. Human and animals take oxygen from the air they breathe. Green plant produce oxygen during the photosynthesis. photosynthesis यानी कि प्रकाश संश्लेषण के जो प्रोसेस होता है उसमें जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, और हम प्रोड्यूस करते हैं अपने सांस जब लेते हैं ब्रीथिंग सिस्टम में, प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो उनके लिए जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन हमें जरूरत रहती है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन दिस एयर रिमेल कांस्टेंट। इस जो प्रोसेस होता है उनका लेना ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन लेना, इससे क्या होता है? जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है ना, वो बैलेंस रहता है। बट क्या हुआ? इफ वी कट ट्रीज देन द बिकॉज गेट डिस्टर्ब। और फिर क्या होगा? जब आप ट्री काटोगे, ट्री पेड़ों के डिफोरेस्टेशन करोगे, आई मीन टू से, तो फिर क्या होगा? ये बैलेंस खराब होगा। और फिर डिफोरेस्टेशन तो कर ही रहे हो, ऊपर से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी कि CO2 ज्यादा निकल रही है, फिर आप सब फैक्ट्री में चाहिए, आपको फैक्ट्री भी चला रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड है अनदर इंपॉर्टेंट गैस फॉर ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक दियर फूड एंड release oxygen. Human and animals release carbon dioxide. The amount of the carbon dioxide released by the humans of animals seems to be equal to amount used by the plant and which make a perfect balance. ठीक है, समझ आएगा? परफेक्ट बैलेंस तभी बनता है। अच्छा, मैंने बताया CO2 जो है किसका ग्रीन हाउस इफेक्ट तो करता ही करती है, प्लांट के लिए भी जिंदा रहने के लिए चाहिए सर, है, ये भी बात होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये वाली बात। क्लाइमेट और वेदर चेंजिंग वगैरह इससे होता है, वेदर एंड क्लाइमेट कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही होता है, ठीक है। When air is heat the expand, अच्छा ये वाली बात आपको बता देता हूं मैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर क्या होगा एयर को, अच्छा एयर छोड़ो, कोई भी चीज यदि गर्म होगी तो उसके क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होंगे, ठीक है। एयर क्या, अगर हीट होगी तो क्या होगा? हॉट होगी कोई चीज, और हॉट होगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे सर? गर्म होंगे। क्या होंगे? गर्म। और जब गर्म होंगे तो हल्के होंगे। कोई चीज गर्म होती है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं,
हैं, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है तो क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हल्के। और कोई चीज़ हल्की होती है ना तो हवा में तैरने लगती है, यानी कि हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। यही काम क्या होता है, हवा का होता है। ठीक है, यही बात दिखाएगा जब एयर क्या होती है, हीट होती है, फिर क्या होती है, एक्सपेंड होती है, यानी फैलती है, और बीकेम लाइटर, हल्की होती है, गो एंड गोज अप, और ऊपर जाती है। कोल्ड एयर इज डेंसर, डेंसियर एंड हैवी। मतलब ये कहना है कि जो ठंडी एयर होती है ना वो क्या होती है, भारी हो, मतलब घनी होती है, डेंसिटी होती है उसमें ज़्यादा, घनत्व तो उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके पार्टिकल जो होते हैं पास पास में होते हैं, किसके, कोल्ड एयर के। और जो हॉट एयर होती है यानी कि वार्म एयर होगी, उसके पार्टिकल कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, तो हल्की होगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, और फिर ये जो आप हल्की हुई, ये इसको हल्के मत समझना सर, ये हमारी वर्षा का कारण बनती है। यही तो क्या इसका कारण बनती है, वर्षा का, बारिश जो होती है इसी फेनोमेना से होती है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होती है अगले अध्याय में, इसी या फिर इसी अध्याय में तो हल्का सा बताऊंगा, लेकिन एक्सप्लेन जो करेंगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम, अगली क्लासेस में। ठीक है, और फिर क्या होती है, दैट्स वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन व्हेन इट्स हॉट एयर राइज, कोल्ड एयर एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, ठीक है, रसेस देयर टू फॉल इन द गैप, दैट इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। हाँ, ये कहना चाह रहा है कि जो हल्की गर्म हुई, मतलब हीट हुई और गर्म होकर ऊपर उठी हवा, तो यहाँ खाली वैक्यूम तो रहने नहीं देगी, वैक्यूम तो ऐसे नहीं होगा जब तक आप आर्टिफिशियली नहीं करोगे। तो इस हवा को लेने के लिए कोई ठंडी हवा आएगी, ठंडी होगा ऐसा आएगी, ठंडी ऊपर जाएगी। ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर जाते तो कम होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में जब टेम्परेचर हम ऊपर जाते हैं तो कम होता है, हल्की होती है नीचे आएगी, और इसका हवा लेने के लिए इसका जाएगी। ये जो हवा का जो सर्कल है ना, ये कंप्लीट होता है इस तरीके से। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है सर। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, अलग से और भी स्लाइड्स ऐड की हैं इस चैप्टर के अलावा भी। एटमॉस्फेयर में ये बताना चाह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर बनाए सर हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि 2, 3, 4 और 5, 5 मोर मेन लेयर से, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखेंगे। और ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया गया है कि ट्रोपोस्फेयर जो है ना वो हमारे सरफेस से, यानी क्रस्ट से, जो पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट है, इससे और ऊपर तक 13 किलोमीटर तक है। पहली बात तो इस चित्र को मैं समझाता हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको जिंदगी भर समझने की जरूरत नहीं है, 12th हो, पीएचडी भी हो, आपको जरूरत नहीं है। आप पीएचडी का मतलब दूसरा होता है, रिसर्च वगैरह करेंगे तो बात दूसरी है। 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने अभी समझ लिया तो। मैं समझाऊंगा ऐसा जैसे 7th क्लास के स्टूडेंट को समझा रहे हैं, और आपके भी समझ में आएगा। और एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, यूपीएससी यानी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी मैंने इसमें चीजें को ऐड किया है। देखिए, ये हाइट, यदि आप ऊपर जाएंगे तो हाइट क्या हो रही है, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। और यदि आप क्या करेंगे सर, अगर आप ये देखिए, ये वाला देखिए, सॉरी, इसको मिटाता हूं मैं। यदि आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली। और यदि इधर से आप इधर जाएंगे तो टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है, सॉरी, हाइट बढ़ रही है इधर ऊपर जाएंगे तो, और इधर से इधर जा रहे हैं तो, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं इस पिक्चर में, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। और नॉर्थ और साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा एल्टीट्यूड, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, यानी ऊंचाई बढ़ रही है। अब ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले पिछले ही चैप्टर उसमें चलते हैं। देखिए, मैं आपको एक तो पहले तो इसमें पढ़ समझाता हूँ, फिर आपको दोबारा से अपनी भाषा में जो मैंने आपको ऐड किया है वो समझाऊंगा। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ये सबसे क्या होती है, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, दिस इज एवरेज। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर। वैसे कहीं कहीं पे इसकी एवरेज हाइट कितनी बताई गई है, इसकी एवरेज हाइट 18 किलोमीटर भी बताई गई है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं 12 से 18 किलोमीटर तक एवरेज हाइट है। और इसकी एवरेज हाइट जो है ना, ये जो हाइट है ना इसकी, पोलर साइड पे क्या होती है, कम होती है। पोलर पे क्या होती है, कम होती है। पोलर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लो देखा जाए, ये पोल है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पे कम होगी। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे, इक्वेटर वगैरह पे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे
इसकी हाइट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट सब ज्यादा रहती है, तो ये हल्की होकर थोड़ी ऊपर तक हाइट रहती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेंस एटमॉस्फेयर रहता है। कैसा होता है? डेंस एटमॉस्फेयर, ठीक है। और यहाँ पे कहता है लाइटर एटमॉस्फेयर रहता है, हल्का एटमॉस्फेयर रहता है, हल्का एटमॉस्फेयर रहता है, हल्का वातावरण। ठीक है सर, ये वाली बात आप समझ में आई होगी। ठीक है। और सारी जो जितनी भी मौसम संबंधी जो फेनोमेना है, मौसम संबंधी जो गतिविधियां हैं, वो सारी किसमें होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं सर क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्षोभ मंडल, यानी कि इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। सारी घटनाएं इसमें होती हैं, मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है। बादल इसमें बनते हैं, हवा इसमें चलती है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है। बारिश इसमें होती है, जब मौसम बादल बनेंगे तो बारिश तो होगी ऑब्वियसली। हेलस्टॉर्म यानी ओले वगैरह सारी चीजें इसमें होती हैं। वेदर, मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसमें होती हैं। दूसरा है सर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल को मैं लिख देता हूं हिंदी में, समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल क्या होता है सर? ये एकदम शांत एरिया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको ध्यान से सुनना। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेयर तो सारी इंपॉर्टेंट है, पर ये दोनों लेयर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौसम संबंधी घटना इसमें, एवरेस्ट की ऊंचाई भी इसी तक, यहीं तक है। ठीक है। और सारे हमारा मकान वगैरह सब कुछ हम इसी में ही है। एक और बात याद रखेंगे, चलो ये चीज बाद में बताता हूँ, अभी आपको टेम्परेचर घटता है बढ़ता है वो चीज अभी बताऊंगा आपको क्यों बढ़ता है बढ़ता है। समताप मंडल में इसमें क्या है, नीचे के इसके नीचे वाले पार्ट में यहां पे सर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये क्या है? यूवी रेज जो आती है, हार्मफुल रेज, यूवी रेज जो आती हैं, उनसे हमें क्या करती है सर? प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से। ठीक है। तो ये वाली चीज इसमें पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर कितनी तक रहती है? 50 किलोमीटर रहती है। कहां से? क्रस्ट से, जीरो से, यहां से अगर देखा जाए तो 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहती है लगभग। ठीक है। अच्छा, ये आप कहेंगे ट्रोपोपोज क्या है? तो ट्रोपोपोज कुछ नहीं है, जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है उसकी लेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर शुरू हो रही है, उसको ट्रोपोपोज कहते हैं। जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो रहा है और मीजोस्फेयर शुरू हो रहा है, वहां पे स्ट्रेटोपोज कहते हैं, स्ट्रेटोपोज कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात। अच्छा, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना, यानी कि वेदर फेनोमेना जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। वेदर फेनोमेनन यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं यहां नहीं होती हैं। एक और बात, एकदम शांत शांत यहाँ पे रहता है वातावरण। वातावरण कैसा रहता है? शांत। ठीक है। और एक और बात, जब शांत रहता है तो यहाँ पे क्या होता है? प्लेन, एरोप्लेन वगैरह, हवाई जहाज वगैरह इसी लेयर में चलते हैं। ठीक है, ये वाली बात आप समझ आएंगे, फ्लाइंग एरोप्लेन्स वगैरह। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एटमोस्फेयर इज दैट द कंटेन लेयर ऑफ ओजोन, ये मैं आपको बता चुका हूं। वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ये बात ठीक है। अब उसके बाद में सर आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या करता है सर? मीजोस्फेयर क्या करता है? मीजोस्फेयर को बोलते हैं सर हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। मध्य मंडल हिंदी में बता देता हूं, क्योंकि हिंदी वाले भी आप समझ लेंगे। मध्य मंडल का काम क्या होता है? इसका काम क्या है? दिस लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, इट इज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर तक होती है और इस एक्सटेंड कहां तक जाती है? 80 किलोमीटर तक। तो यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी? 30 किलोमीटर। जब यहां से 80 है और यहां तक कितनी होगी? यहां से ये 18 से 50, लगभग 50 किलोमीटर, तो 30, यानी टोटल नीचे से लगाते हैं पर अर्थ के सरफेस से लगाते हैं, कितना? 80 किलोमीटर तक जाती है इसकी हाइट। ठीक है। और दी लेयर एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, और इस लेयर से हम किसमें करते हैं एंटर? मीजोस्फेयर से ही हम स्पेस में एंटर करते हैं। अब जहां मीजोस्फेयर खत्म हो रही है, मीजोपोज हो गया। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को क्या कहते हैं हम? ठीक है, आयनोस्फेयर भी कहते हैं, इसको बोलते हैं आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद में आता है सर बहिर्मंडल। अच्छा, मीजोस्फेयर का क्या काम होता है मैं बताता हूं। जो हमारे क्या प्रोटेक्ट करता है, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो
बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी के बीच में जो बेल्ट, मंगल और पृथ्वी के बीच, जुपिटर एंड, हाँ, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, क्षुद्र ग्रह जो है, कुछ उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह जो है, वो क्या होता है, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े जो बनी थी हमारी अर्थ उस टाइम के, वो उसके चक्कर लगा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, उसके एटमॉस्फेयर से, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल के हमारी अर्थ में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो मीजोस्फीयर में आके वो क्या होते हैं, बर्न होके खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, वो हमारे अर्थ तक, अर्थ के सरफेस तक नहीं आ पाते, जिससे हम हानि से उनकी बच जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि अर्थ तक एक स्टेटो क्या कहते हैं, उल्का पिंड हमारे पृथ्वी से टकराया, उसने बहुत हानि पहुंचाई, ऐसा कुछ होता है, बहुत गड्ढा वगैरह कर देता है। ठीक है। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, इससे हमारा रेडियो वगैरह जो होता है, इससे रेडियो, टीवी, टेलीविजन, मोबाइल वगैरह, इसी लेयर से हमारा आयन होते हैं इसमें, तो इसलिए इससे हमारा जो सिग्नल पकड़ता है वो इसी एयर से पकड़ता है। बहिर्मंडल, इसकी ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं, और ये बहुत थर्मोस्फीयर, ठीक है, हाँ ये वाली बात है। मेसोस्फीयर, दिस इज द थर्ड लेयर होता है, और क्या होता है, और मीटेरॉइड्स जो होते हैं, मीटेरॉइड और क्या होते हैं, इसमें बर्न होकर क्या हो जाते हैं, दिस, और क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं स्पेस में। ठीक है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचते। थर्मोस्फीयर, इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज एवरी रैपिडली विद दिस इंक्रीजिंग हाइट, लॉन्ग स्पेयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर, इट एक्सटेंड बिटवीन, अच्छा कहाँ तक एक्सटेंड करता है वो बताता हूँ। एक और बात, यहाँ से यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर से, ट्रोपोस्फेयर से और यहां तक जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर तक जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वायुमंडल मंडल में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। आयनोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऊपर भी टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। ठीक है, ये वाली बात आपने बताई, समझी होगी। एक और बात इसको पूरा कर देता हूं। ये कह रहा है 80 to 40 किलोमीटर, दिस लेयर हेल्प इन द रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन मैंने बताया था आपको, आयन मंडल क्या काम करता है, फेक रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू रिफ्लेक्ट ब्रेक टू अर्थ बाय दिस लेयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर होती है एटमोस्फेयर की, और नॉन एज द एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। दिस लेयर हैव बीन थिन, बहुत थिन एयर, हीलियम वगैरह, ये वाले नियोन वगैरह, ये बहुत हल्की गैस होती है, ये पाई जाती है इसमें। ठीक है, लाइट गैस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट, सॉरी, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं इनटू दिस स्पेस फ्रॉम हेयर, यहाँ पे ये वाली गैसेस पाई जाती हैं। अच्छा, दोबारा से मैं समझाऊंगा जरूर इसको, क्योंकि मैं बताया था। देखिए, जब हम इस अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, 62 फ़ारेनहाइट से -62 फ़ारेनहाइट तक हो जाए, टेम्परेचर घट रहा है, ये वाली बात है, यानी 0 से 10 किलोमीटर मील तक जाने तक। और इसमें क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश इसमें होती है, हॉट बैलून वगैरह हम उड़ा सकते हैं, इसमें सारा काम होता है। इस वाली लेयर में क्या होता है, ये होता है, अब क्या आ गया, ट्रोपोपोज आ गया ना, ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज मतलब जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रही है, यहाँ से ऊपर जाने पर ये होती है सर अपनी लेयर, ओजोन लेयर, जो हमारी प्रोटेक्ट करती है, बता चुका हूँ। इसमें टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है, -60 होता है, -6 से 5 फ़ारेनहाइट तक, यानी टेम्परेचर इसमें बढ़ता है। एरोप्लेन वगैरह इसमें बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये शांत एरिया होता है। मेसोस्फीयर में स्टेरॉइड वगैरह, मेटेरॉइड्स वगैरह, मेटेरॉइड जो होते हैं, अच्छा मेटेरॉइड स्टेरॉइड में जो बोल रहा हूँ, स्टेरॉइड यदि पृथ्वी से अगर कोई आदमी टकरा जाए, वो आदमी नहीं, ये मेटेरॉइड्स पृथ्वी से आकर टकरा जाएं तो उसको स्टेरॉइड बोल देते हैं। अगर ये एटमॉस्फेयर में ही है जलते हुए, पुच्छल तारा आपने सुना होगा, यही पुच्छल तारे होते हैं, पूछ देखो होती है इनके आग से, इसलिए इसको पुच्छल तारा मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। अच्छा, थर्मोस्फीयर में क्या होता है, सैटेलाइट वगैरह इसमें होती हैं। ठीक है, इसको कर्मन लाइन भी बोलते हैं इसको। स्टार फ्रॉम द आउटर स्पेस, यहीं से शुरू होता है, बाहरी स्पेस हमारा यहीं शुरू हो जाता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये किस तक जाता है, 372 माइल्स तक जाता है। अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस इसी हमारे स्पेस में पाए जाते हैं। एक्सोपोस, और यह स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शिप वगैरह अगर जाने हो तो एक्सोस्फीयर में जाते हैं। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी टेम्परेचर में कम भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हल्की गैस पाई जाती है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, आगे पढ़ेंगे। सबके बारे में थोड़ा बताया है सर। ट्रोपोपोज में टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, अगर क्यों कम होता है, तो ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ने के साथ में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। क्या होता है, टेम्परेचर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग डिक्रीजिंग एयर प्रेशर, कम हो जाता है, एक्सपेंडेशन ऑफ एयर, यानी एयर एक्सपेंड होती है तो हल्की हो जाती है, बाहर ऊपर चलती है। फैक्ट एयर हीटेड फ्रॉम द अर्थ, एर्थ जो होगी अर्थ से हीट होती है, मैंने बताया था, जाने वाली पार्थिव किरणों से जो होती है, अर्थ रेस से हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। तो
जब गर्म होता है तो हीट कहाँ पे करेगी, पृथ्वी के पास में ज़्यादा गर्म करेगी ना, ऊपर जाएंगे तो कम होती जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। एज यू मूव, कहाँ पर मूव करेंगे, यदि सर आप मूव करेंगे हायर ऊंची तरफ, देर इज लेसर अबव, देर इज लेस एयर अबव यू, लीडिंग टू लोअर प्रेशर एंड एयर मॉलिक्यूल्स स्प्रेडिंग आउट, एयर मॉलिक्यूल जो है वो तो क्या होंगे, फैलेंगे, ये मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए कम होगी। अच्छा स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, क्योंकि सर इसमें होती है गैसेस, टेम्परेचर इंक्रीज एट स्ट्रेटोस्फेयर जनरली इंक्रीज विद द एल्टीट्यूड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय, सोलर रेडिएशन यानी यूवी लाइट को हमने बताया था, रेडिएशन को क्या करती है, ओजोन लेयर उसको रोक लेती है। जब ओजोन लेयर रोक लेगी तो अपने पास ही थोड़ी रखेगी, उसको बाहर भेज देगी, जाओ भाई पृथ्वी पर जाओ, पृथ्वी पर मत जाओ, ऊपर चले जाओ। जब ऊपर जाओगे तो ओजोन लेयर उसको रोकेगी, तो टेम्परेचर, जो ओजोन लेयर तो गर्म है, वो जो हीट आती है वो गर्म आती है, तो जो गर्म की गर्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, इसलिए उसको गर्म यूवी, इसलिए वो हीट वेव वगैरह वार्मिंग एयर जो है ऊपर जा रही होती है। मीजोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है इसमें ऊपर जाने पर, क्यों होता है, देर आर फ्यू बहुत कम गैस होती हैं, गैसों का मॉलिक्यूल्स में बहुत कम होता है टू एब्जॉर्ब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देखो सोलर रेडिएशन अपने आप में कहीं नहीं रुकेगी, अगर उनको रोकने के लिए कुछ तो कंबल चाहिए, कुछ तो चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको मीडियम तो चाहिए रोकने के लिए, इसलिए इसमें गैस बहुत कम होती है, लीडिंग टू कूलर एनवायरमेंट टू यू असेंट, बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट कम होता है, ठंडा होता है। द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ठंडी एयर क्या लेयर कौन सी होती है, मीजोस्फीयर की होती है। इसमें -90 डिग्री से भी कम टेम्परेचर हो जाता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है, थर्मोस्फीयर क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे ना, ये मैंने बहुत रिसर्च करके इसको लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मैंने आपकी किताब में नहीं मिलेगा, क्यों हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है घट जाता है तो बताते हैं, लेकिन क्यों हो जाता है, और 7th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो ये मैं सिर्फ 7th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है ये, अगर आप किसी यूपीएससी वगैरह के लिए भी है, यूपीएससी वगैरह और यूपी पीसीएस के लिए आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इसमें। बिकॉज दिस लेयर मच क्लोजर टू द सन, सन के पास है, पहली बात तो ये थर्मोस्फेयर, इट कैन बी रीच टेम्परेचर में 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। और लोएस्ट पार्ट कंटेन इन द आयनोस्फेयर, और लोएस्ट पार्ट, इसका लोएस्ट पार्ट जो होता है आयनोस्फेयर, यानी कि थर्मोस्फेयर में बताया नीचे वाला पार्ट इसका आयनोस्फेयर कहलाता है, ठीक है, यहाँ पे आयन वगैरह पाए जाते हैं, बताया आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन दिस, अच्छा इसमें टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, पास एक तो सन के पास में, एक दूसरी बात है आयन होते हैं, जब आयन होते हैं तो जब वो मूव करते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं तो उष्मा या ऊर्जा दोनों उत्सर्जित करते हैं, उससे इसका क्या होता है, हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इसके उसके बाद में क्या होता है, स्पेस शुरू हो जाता है इसके बाद में, एब्सोल्यूट जीरो टू अप्रोक्सीमेटली, इसमें क्या है, जीरो टेम्परेचर भी हो जाता है, और इसमें 1500 से 2000 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द इंक्रीज सोलर स्टॉर्म, जब क्या होते हैं सोलर स्टॉर्म, यानी कि गर्म लपटें सूरज की सूर्य की क्या होता है, गर्म हवाएं आती हैं, आंधी आती है, एक तरीके की होती है, सोलर स्टॉर्म होते हैं, आपको पढ़ाएंगे हम, हीट स्टॉर्म, सोलर स्टॉर्म, तो इनसे क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। वाइल द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ दिस एक्सोस्फेयर आर एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट इनकी जो हीट होती है, इसमें क्या होता है, जो एटमोस्फेयर होता है ना, बहुत डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो एक पार्टिकल तो बहुत गर्म है, लेकिन एक से क्या होता है, गर्म क्या हो, पूरा क्लोजली गर्म हो, मान लो ये वाला एक तो पार्ट है, ये मान लो ये वाला पार्ट है, सपोज दैट ये वाला पार्ट है, ये गर्म हो रही है, एक हो रहा है सर ये वाला पार्ट गर्म, तो कौन सा पार्ट, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, मान लो हर पार्टिकल का टेम्परेचर बराबर है, तो सर यहां पे जलेगा ना, यहां पे नहीं जलेगा, टेम्परेचर तो होता है ज्यादा, लेकिन इसके जो पार्टिकल है ना, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ये क्या होता है, थोड़ा विरल होता है, ठीक है, एक्सपेंडेड होता है, यहाँ पे घना कम होता है, डेंसिटी यहाँ की कम होती है एटमोस्फेयर की, इसलिए जो हीट होती है हमें मालूम ही नहीं देती, हमें फील ही नहीं होती है, टेम्परेचर होता है लेकिन हमें फील नहीं होता है, हॉट बट नॉट हॉट, यही वाली बात मुझे बताएगी कि फील होता है, हॉट होता है लेकिन हमें फील नहीं होता है। अच्छा अब हम पढ़ते हैं सर वेदर और क्लाइमेट। देखो वेदर क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट दोनों एक ही चीज नहीं है, आपने सुना होगा, वैसे मैं क्लाइमेट और वेदर अगर मैं नहीं भी बताऊं तब भी चलेगा, कि वेदर होता है दिन घंटे, और क्या होता है, दिन घंटे महीने, एक दो दिन में बदलने वाली जो मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, वो होता है वेदर,
और जो यही वेदर लंबे अवधि के लिए चेंज हो, यानी कि 30 से 35 साल के लिए चेंज हो, उसके लिए वर्ष के लिए चेंज हो, उसके लिए कहते हैं हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लाइमेट। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर द टेम्परेचर, ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ इसको क्योंकि मैं इसको करवा चुका हूँ। आप पिछली क्लास देखोगे तो आपको पता लगेगा क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। टेम्परेचर इज यू फील एवरी डे, इट इज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। टेम्परेचर एटमोसफेयर का भी, और इसको किस में नापते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। डिग्री में नापते हैं इसको। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। भाई सीजन टू सीजन भी टेम्परेचर चेंज होता है, दिन और रात में तो ठंडा गर्म होता ही है। विंटर सीजन में कम हो जाता है टेम्परेचर, यानी कोल्ड हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, किसमें, समर सीजन में। एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट द influences of the distribution of heat temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy increase interrupted by earth. इंसुलेशन होता है सोलर रेज, बस सीधी कुछ नहीं याद रखना, सोलर रेज, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको इंसुलेशन बोलते हैं, और यही हमारी पृथ्वी को क्या करती हैं, पृथ्वी को क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, यानी कैप्चर कर लेती हैं, और जाते वक्त इसको हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। टेम्परेचर, ठीक है, ये वाली बात आपको बताई दी। यू विल बी सरप्राइज दैट यू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 इन, ये आप पढ़ लो कितना नंबर है, पार्ट ऑफ द सनरेज, इतना परसेंट आप हमारी पृथ्वी उसको करती है। ठीक है, हंसी मुझे आ रही है, इसको मैं क्या ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चित्र आप समझेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें में समझाने लगूंगा तो जो मुख्य चीज़ है वो समझ जाएगी और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप कहेंगे सर ने बहुत बड़ा बना दिया। टेम्परेचर डिग्रीज विंटर में ये सेम महीने में डिग्रीज है। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई पोल आर कवर्ड। अच्छा, ये वाली बताएगी पोल क्यों कवर रहते हैं सर, ये है हमारा ये और सन है हमारा ये, तो पोल पे सर हीट ही नहीं पहुंचती, हीट तो पहुंचती है हमारे इस वाले पार्ट में ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ इस वाले पार्ट में हमारे हीट पहुंचती है, इसी को, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, और इसके भी, इसको पोलर एरिया, तो हीट यहाँ पे पहुँचती ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आइस रहती है, बर्फ़ रहती है, और यहाँ पे हमेशा बारिश वगैरह। और हमने बताया था पोलर पे जो ट्रोपोस्फेयर है वो थोड़ा 8 किलोमीटर तक रहती है, और यहाँ पे रहती है सर 12 से 15 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, किसके कारण, गर्म होने के कारण। एयर प्रेशर क्या होता है सर, किसी भी स्थान विशेष पर, किसी भी प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर एयर की मात्रा है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर कहलाता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्ट बाय वेट ऑफ एयर। एयर के वेट से जो प्रेशर हमारे शरीर पर लग रहा है या फिर पृथ्वी पर लग रहा है उसको क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। एज वी गो अप द लेयर एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल रैपिडली। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसलिए कम होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो गर्म हवा ऊपर जाती है, और गर्म हवा कैसी होती है, हल्की होती है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो प्रेशर कम होता है। तो टेम्परेचर का और एयर प्रेशर का सीधा सीधा संबंध है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, गर्म होगा तो वहां की हवा क्या होगी, एक्सपेंड होगी, बढ़ेगी, ऊपर उठेगी, और प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी उसका जो वेट है वो कम होगा कि नहीं होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। ये वाली बात मैं आपको बता चुका। ठीक है, विंड क्या होता है सर, विंड कुछ नहीं होता। आप सोचोगे सर एयर पढ़ लिया, एयर तो विंड होती है, ऐसा नहीं है सर। एयर और विंड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया, दोबारा से बताता हूं। अगर एक वाली बात करते हो, क्या होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इसको याद रख लो, बस इसको समझाऊंगा क्या है मूविंग एयर। देखिए, एयर तो हर जगह है, एयर ना होगा तो वहां वैक्यूम हो जाएगा। एयर हर जगह है, आपके गिलास में एयर है, आपके कमरे में एयर है, आपके क्या होता है, किसमें,
आप ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं उसमें भी एयर है, लेकिन विंड है या नहीं, ये नहीं, ये विंड नहीं है। क्यों नहीं है? एयर क्या होगा? एयर हर जगह जहां पे गैस है, ऑक्सीजन है, चाहे आपको फील हो रही है या नहीं हो रही है, वो एयर है, वहां पर एयर होती है। विंड क्या होता है? विंड हमें फील होगी, फील होगी, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होती हुई दिखेगी, आपके कपड़े उड़ेंगे, आपके बाल उड़ते दिखेंगे, तब एयर हमें, विंड हमारी दिखेगी। ठीक है, तो इन विंड और एयर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आप यदि पढ़ेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा क्या होता है एयर और विंड। ठीक है, विंड की कोई क्या होती है? डायरेक्शन होती है, मूव कर रही होती है एयर। और कैसे मूव करती है? हाँ, मूव करती है सर लो हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है एयर। ये वाली बात आपको पता है क्यों करती है? हल्की हो जाती है, खाली हो जाती है, इसलिए होती है। मैंने बता चुका हूं कि जब हवा हल्की होगी ऊपर उठेगी, यहाँ खाली होगा, तो इसकी स्थान घेरने के लिए, जगह घेरने के लिए, इसको वैक्यूम को भरने के लिए, इसका खाली स्थान भरने के लिए ठंडी हवा इसके नीचे आएगी, फिर ये गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी। और यही तो हमने बताया था कि एयर साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है। अभी इसी लेक्चर में बताया हूँ मैं पीछे, तो मैंने बताया आधा चैप्टर तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता है अब आप देखेंगे। देखिए, ये विंड क्या होती है? विंड तीन प्रकार की होती हैं, थ्री टाइप, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ विंड। फर्स्ट वन इज परमानेंट विंड, जो हमेशा चलती ही हैं अर्थ पर, हमारे एटमॉस्फेयर में। दी ट्रेड विंड्स हो सकती हैं, वेस्टर्लीज विंड हो सकती हैं, ईस्टर्लीज विंड हो सकती हैं, आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कंटिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पर्टिकुलर रीजन, किसी विशेष क्षेत्र में हमेशा चलती रहती हैं। नाम है इनका, क्या कहते हैं? ट्रेड विंड बोल सकते हैं इनको, वेस्टर्लीज विंड बोल सकते हैं, और ईस्टर्लीज विंड बोल सकते हैं। अच्छा, ट्रेड विंड क्या होती है वो तो मैं समझाऊंगा, लेकिन वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज नाम से आपको पता लग रहा होगा। जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलने वाली है वो ईस्टर्लीज, और जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने वाली है वो वेस्टर्लीज विंड कहते हैं। सीजनल विंड क्या होती है सर? सीजनल विंड भी होती है जो सीजन के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे क्या होती है, दीज विंड चेंज दियर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल मानसून ऑफ इंडिया। देखिए क्या होता है, हमारा इंडिया है ये साउथर्न पार्ट इंडिया का, गर्मी होगी तो गर्मी यहाँ पे सनरेज होगी, यहाँ पे सन पड़ेगा हमारा, यहाँ पर ऊपर तक। जब सन पड़ेगा तो यहाँ पे हल्की हवा, हल्की होकर हवा ऊपर एक्सपेंड हो जाएगी ऊपर की तरफ। इस यहाँ पे खाली स्थान भेजने के लिए कुछ हवा आएगी यहाँ से। ठीक है, ये जो हवा आएगी हमारी ना, ये जो हवा आती है होती है ड्राई हवा, पर हमारी समुद्र से होती हुई आती है, तो ये लेके आती है कुछ मॉइस्चर, वाटर वेपर, और ये जब यहाँ आती है तो बारिश कराती है। इसी को तो सर मानसून बोलते हैं मानसून, मानसून बोलते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट मानसून, मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून। अब यही सर्दियों में क्या होगा? सर्दियों में ये जो सन हमारा होता है वो कहाँ चला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो यहाँ कहीं गर्मी होती है, तो फिर ये हवा, ये जो प्रेशर है यहाँ पे कम हो जाता है, और ITCZ हमारा नीचे आ जाता है। ITCZ क्या होता है बताऊंगा अभी। फिर क्या होता है, हवा ऐसे चलने लगती है, ये लौटता हुआ मानसून। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही सीजन टू सीजन? सर यही है मानसून का। और लोकल विंड क्या होती है? कुछ स्थान विशेष पर, जगह पर, कुछ एरिया में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, इसी को लोकल विंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ब्रीज क्या होती है? धीरे स्मूथली चलने वाली हवा को ब्रीज कहते हैं। यू रिकॉल हॉट एंड ड्राई लोकल विंड नॉर्थ प्लेन। अभी जो लू चल रही है ना, हमारी लोकल विंड है, इनको हम क्षेत्र में, हर जगह इसको लू नहीं कहते, सब उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में ही इसको लू कहते हैं सर। और सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा सर। सी ब्रीज होता है सर, एक मिनट, भारत हमारा काम आएगा दोबारा से। सी ब्रीज, सी ब्रीज क्या होता है सर? सी ब्रीज होता है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, साउदर्न इंडिया। सी ब्रीज क्या होता है? दिन में, कब? दिन में। दिन में क्या होता है? गर्मियों के मौसम में दिन में क्या होता है? ये गर्म होगा कि नहीं होगा जल्दी लैंड? पानी की एक एक फीचर होता है और लैंड का, कि लैंड जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी से ठंडी होती है। और वाटर का क्या होता है? देर में गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो दिन में क्या होता है? ये दिन में
गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा। जब गर्म होती है तो लो प्रेशर होगा कि नहीं होगा? जब लो प्रेशर, आपको पता ही है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, इधर से हवाएं इधर चलेंगी दिन में। ये होता है सर डे का फेनोमेन। दिन में क्या होता है, तो इस जब सी से चल रही है, समुद्र से हवा चल रही है लैंड की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम सी ब्रीज। क्या बोलते हैं इसको? सी ब्रीज। सी ब्रीज। और यही प्रोसेस रात में क्या होता है, मैंने बताया दिन में पानी गर्म तो हो जाता है, रात में जल्दी ठंडा नहीं होता जितनी जल्दी ये होता है। तो रात में पानी गर्म होता है इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जाता है लैंड है। तो फिर क्या होता है, ये लो प्रेशर होता है अब यहां पर, तो हवा चलती है इधर की तरफ, इसको बोलते हैं सर लैंड ब्रीज। समझ में आया होगा? समझ में आया होगा बेटा ये? ठीक है, ये वाली बात आप समझ में आई होगी आपको। अच्छा, ये वाला आपको जरूर समझना है, इसको मैं थोड़ा ठीक से समझाऊंगा। ये वाला देख लीजिए, ये देखिए, ध्यान दीजिए इस पर। ये जो हमारा 0 डिग्री से यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, इसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम एरिया। डोल्ड्रम एरिया क्यों बोलते हैं? यहाँ पे मौसम रहता है शांत, यहाँ पे हवा नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी हमेशा पड़ती रहती है। तो यहाँ पे हवा ऊपर ही ऊपर रहती है, यहाँ पे नहीं रहती। और जब हवा क्या होती है हमारी, ऊपर की तरफ रहती है। ऊपर कहाँ? इससे सरफेस से बहुत ऊपर उठती रहती है हल्की होकर। यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इन दोनों को समझ गए आप तो मौसम समझ गए, बारिश कहाँ होगी ये समझ गए। ठीक है, ये रहता है। तब जब होती है, और ये कैसे चलती है हमारी, ये ट्रेड विंड होती हैं। और ट्रेड विंड क्या होती हैं? ये वाली इस तरीके से चलती है, इस तरीके से। इनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं और इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट से आ रही होती हैं और ये साउथ में तो ईस्ट आ रही होती हैं, ईस्ट से आ रही है तो साउथ में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हैं, व्यापारिक पवने। अब आपको एक चीज पता होगा कि हमारी जो अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस पर मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से। जब वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी ना, तो हमारा जो ये वाली पवने है ना, ये इस तरीके से पवने भी तो मूव करेंगी सर ऐसे। जब पवने हमारी मूव करती हैं तो क्या होता है, ये वाली पवने इस तरीके से मूव करके ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठेंगी, ठंडी होंगी, ठंडी होने के बाद में 30 से 35 डिग्री के यहाँ पर इस पर एंगल पर, यहाँ पे इस वाले लेटीट्यूड पर गिरेंगी। तो यहाँ पे कैसे होंगी, क्योंकि ऊपर जाएंगी ठंडी होकर यहाँ गिरेंगी, तो यहाँ पे क्या करेगा, हाई प्रेशर होगा कि नहीं होगा, ठंडी होकर गिरेंगी। जब हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। ये जो हमारा बेल्ट बना है, कौन सा, अब इस वाले चित्र में आएगी ब्लू वाले में, ये यहाँ से ये हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर हमेशा रहता है। इस वाले ये जो एक सेल बनाएगा कंप्लीट, ये चलता रहता है ये सेल ऐसे, इस सेल को बोलते हैं हम हार्डली सेल बोलते हैं। अब हाई प्रेशर, ये एक बार बता देता हूँ, नॉर्थ में भी ऐसे होता है और साउथ में भी। हार्डली प्रेशर के बाद में क्या होता है, प्रिविलेज वेस्टर्न लीज पवने। वेस्टर्न लीज पवने मतलब पश्चिमी पवने चलती हैं, अब पश्चिम से चलेंगी, क्योंकि यहाँ से गिर गया तो अब ऐसे चलेंगी पवने। जब पश्चिमी पवने चलती हैं तो फिर क्या होता है, ये पश्चिमी पवने के, अब यहाँ पे होता है लो प्रेशर। क्यों? आप कहोगे सर पोलर के पास आ गए, यहाँ पे लो प्रेशर क्यों हो गया? सर लो प्रेशर इसलिए हो गया क्योंकि हमारा जो मैंने बताया कोरोलियस बल फोर्स, कोरोलियस बल के कारण। कोरोलियस बल कैसे बनता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये बनता है सर। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, अपने एक्सिस पर जो घूमती है, उसके कारण हमारा ये बल बनता है, बल निकलता है। कोई आप देख लीजिए, आप बाल्टी लीजिए और बाल्टी को घुमाइए और उस पानी को देखिए, वो बाहर की तरफ फेंकता हुआ पानी दिखेगा आपको बाल्टी में, है। तो ऐसे ही ये पानी है तो ये भी फेंकेगा। जब ये फेंकेगा तो यहां से भी, तो अब जहां एक्सिस होगा, एक्सिस यहाँ पे यानी बीच में, वो पानी शांत दिखेगा आपको, लेकिन दूसरी तरफ भागता हुआ। तो ये जो है ना, यहाँ पे जो पवने वो फैलती, खुद से फैल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाई यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है। टेम्परेचर तो लो ही होता है, पर प्रेशर यहाँ पे भी लो हो जाता है, वो होता है कोरोलियस बल के कारण। ये वाली आपको समझनी पड़ेगी। और इस तरह हाई प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर बेल्ट क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ ही जमा रहता है हमेशा, और यहाँ जब कोरोलियस बल के कारण यहाँ की पवनें भी इधर आती हैं, क्योंकि यहाँ से पवनें कुछ फेंकती हैं, पर यहाँ पे बर्फ हमेशा जमा रहता है, टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर है। और यहाँ पे कोरोलियस बल, यहाँ पे किसका कारण है, यहाँ पे पवनें आगे गिरती हैं और यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट करता है, यहाँ पे कोरोलियस बल के कारण होता है।
यहाँ पे टेम्परेचर के कारण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी बेल्ट का किस कारण होता है। ये कहीं ऐसे आप लिखवाने के लिए नहीं आएगा, लिखवाने के लिए आएगा तो आप समझ के आप इसको लिखेंगे। अच्छा, सेल और मुझे बताना है कौन कौन सी सेल बनती है। हार्डली सेल कहाँ से बनती है सर? ये बनती है व्यापारिक पवनों से, यानी कि ट्रेड विंड से। उसके बाद में हाई प्रेशर से, जो प्रेशर जब जाते हैं हम इस पर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर पर, यह है ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं इसको। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम व्यापार, पिछले टाइम में व्यापार होता था ना, इस एरिया में व्यापार होता था, इस एरिया में जब व्यापार होता था तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, यानी वजन यहाँ पे बढ़ेगा, ठंडी होकर अपने। तो जब जहाज में घोड़े लाद के लेके जाते थे ना, तो यहाँ पे आके जहाज डूब जाते थे। जब डूब जाते थे तो घोड़े क्या होते थे, जो व्यापारी होते थे उनको जहाज को में से घोड़े फेंक देते थे नीचे समुद्र में, तो हल्के हो जाते थे, फिर चल लेते थे। वो इसको दूसरे रूप में देखते थे, लेकिन कारण इसका ये था, बाद पहले उनके पता नहीं था, बाद में उसको पता लगा। यहाँ पे सोचते थे कि ये जो समुद्र है ना, ये भेंट मांग रहा है घोड़ों की, तो यहाँ पे घोड़े देते हैं। हॉर्स इसलिए आया है, ऐतिहासिक नाम है इसका, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, हाइट। अब सब ट्रॉपिकल देखा, अब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कैसे आई? ये कोरियोलिस बल के कारण यहाँ से हवा फैलने लगती है, और यहाँ पे लो प्रेशर ये टेम्परेचर के कारण आया है, सॉरी हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर आया ये टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है तो हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और इस वाली जो सेल है इसको क्या बोलते हैं सर? इस सेल को क्या बोलते हैं? इस सेल को क्या बोलते हैं? हार्डली सेल। ये कौन सी बोलेगी? मिड लैटिट्यूड सेल, मिड लैटिट्यूड। इसको कोई और सेल भी बोलते हैं, एक बार देख के आप पता करना कि इस सेल को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये वाली बात आप समझाई, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर। ये पवनें चलती हैं ऐसे, इस तरीके से, और इन पवनों को बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज पवनें, यानी पूर्वी पवनें। पोलर से आ रही हैं इसलिए पोलर, ईस्टर्लीज आ रही है ईस्ट से आ रही है इसलिए ये भी पोलर ईस्टर्लीज पवनें हैं। पोलर से आ रही है, ईस्ट से आ रही हैं। ये प्रिविलिंग वेस्टर्लीज, वेस्टर्न से आ रही हैं, यानी पछुआ पवनें इनको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आप समझ लेंगे मेरे हिसाब से। ये वाला बात आप समझ पाए आप? ये आप खुद से पढ़ेंगे क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि ये समझाने का समय भी नहीं है और आपको खुद ही समझना पड़ेगा। मॉइस्चर क्या होता है? जो पानी गर्म होता है ना, जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है? इवेपोरेट होता है, वो इवेपोरेट होता है, तो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाते हैं, भाप की मात्रा। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी लेके जाता है, और नमी जब लेके जाता है उसी को मॉइस्चर कहते हैं। वो ऊपर जाके क्या होता है? ठंडा होता है, और ठंडा होकर क्या होता है? हाँ, मैंने आपको बताया था, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनका एक काम होता है, वो आपको जरूर समझाता हूँ सर। उनका काम क्या होता है? जब हमारा पानी सहित इवेपोरेट होकर पानी वायु के साथ ऊपर जाता है हल्का होकर, तो एटमॉस्फेयर में होते हैं डस्ट पार्टिकल। वो जो पानी है ना, ठंडा होता है ना, तो जो पानी स्टीम, जो भाप होती है इवेपोरेट होकर जो गई है, जो मॉइस्चर होता है, वो उस डस्ट पार्टिकल के ऊपर चिपक जाता है, और जब डस्ट इतना ठंडा हो जाता है, पानी चिपकता रहता है। जब इतना ठंडा हो जाए, इतना भारी हो जाए, वो जो डस्ट पार्टिकल है उस वेट को रोक ना सके, तो क्या होगा? जब वो पानी बूंद के रूप में नीचे गिरेगा, और उसी को दरअसल बारिश कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं सर? बारिश कहते हैं, यानी कि वर्षा, रेनफॉल, उसको ही बोलते हैं रेनफॉल। ठीक है, समझ आई? आई होप समझ में आया होगा रेनफॉल किसको कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई? ठीक है, मैंने बताया था कि इसका काम होता है सर, ये बारिश कराने में बहुत भूमिका निभाता है अपना। ठीक है, अब रेनफॉल क्या होता है? अब देखो, मॉइस्चर व्हेन द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। जब वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है। ठीक है, और कहां से? वाटर बॉडी से होगा इवेपोरेट, तो भाई वाटर जहां पानी होगा वहीं से होगा ना। इट बिकम वाटर वेपर बनती है, भाप बनती है, सीधी बात है, भाप समझो। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, और इसमें क्या रहता है? मॉइस्चर रहता है। इट नोन एज द ह्यूमिडिटी, यानी कि उमस, आपने सुनी होगी उमस। तभी आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में, सितंबर और अक्टूबर के महीने में क्या होता है? उमस, यानी कूलर काम नहीं करते हैं। उमस, कूलर काम नहीं करते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है, और आप उन्होंने कूलर वो चला रखा है, क्या पानी चला रखा है, तो और वो ईचिंग हो जाती है उससे। ठीक है, इसलिए नहीं काम, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में,
व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर इट कॉल्ड इट इज ए ह्यूमिडिटी डे। जब पूरा दिन क्या क्या रहेगा, वाटर वेपर से भरा रहेगा, ह्यूमिडिटी रहती है। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे एयर क्या होती है, गर्म होती है, इट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वाटर इंक्रीज। हाँ, जैसे जैसे जो एयर है ना वो गर्म होती है ना, तो एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होती है तो उसको वाटर वेपर को, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। जितना दूर दूर होंगे तो उतना ज़्यादा पानी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये कैपेसिटी बढ़ती जाती है। ये समझ पाए आप? ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इंक्रीज एंड सो इट बिकेम मोर एंड मोर ह्यूमिड, और ह्यूमिडेशन बढ़ता जाता है। ऑन ए ह्यूमिड आवर बॉडी डज नॉट इवेपरेट इजीली, हमारी बॉडी क्या होती है, इवेपरेट नहीं कर पाती इतनी जल्दी। मेकिंग एज फील वेरी अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल रहता है। सर ह्यूमिडिटी के कारण ही तो जो साउथ में जो लोग हैं ना वो धोती वगैरह पहनते हैं, खुला कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद कपड़ा, ताकि क्या होगा, हीट भी कम लगे और जो ह्यूमिडिटी है उससे भी थोड़ा राहत मिले। ठीक है, वैन द वाटर वेपर क्या होती है, राइज, जब ऊपर उठती है, इट स्टार्ट कूलिंग, और ठंडी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर गिरता है, मैंने बताया था। और फिर क्या होती है, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस का मतलब होता है, कंडेंस का मतलब होता है जो वाटर वेपर है ना उसका पानी के रूप में संघनन, हिंदी में बोलने तो संघनन, यानी कि पानी का, भाप का, भाप का पानी बनना। ठीक है, गैस कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। राइट, ये वाली बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब क्या होता है सर, एक घूंट पानी पी लेता हूँ, बहुत देर हो गई, सॉरी। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि पानी, अब मैं बारिश बताऊंगा आपको बारिश कैसे होती है। वैसे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे अगले आने वाली क्लासेस में, पर यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जब ठंडी हो जाती है तो क्लाउड कैसे होते हैं, क्लाउड बन जाते हैं, वाटर ड्रॉप में बन जाता है, कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया, डस्ट पार्टिकल से। और जब वो पानी बहुत हैवी हो जाता है तो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, इसको कहते हैं जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई हैव लीव ए वाइट टेल बिहाइंड देम, दीज मॉइस्चर फ्रॉम दीज इंजन कंडेंस। अच्छा, आपने क्या देखा होगा, आप क्या कर रहे होगे, जब आपने देखा होगा कभी रॉकेट जा रहे होते हैं, रॉकेट जा रहे होते हैं, रॉकेट जाते हैं, आप देखो एक पीछे पूंछ सी बनती जा रही है, पीछे पूंछ सी बनती जा रही है, पूंछ सी बनती जा रही है, यही कहना चाह रहा है कि जब वो क्या होते हैं, व्हाइट टेल फोड़ जाते हैं, क्यों, द मॉइस्चर फ्रॉम दियर इंजन, जो मॉइस्चर है ना उनके इंजन से निकल रहा होता है। फिर वो क्या होता है, एटमोस्फेयर ठंडा होता है, वहां पे एटमोस्फेयर ठंडा होता है तो क्या होता है, वो जम जाता है, तो हमें सफेद सफेद दिखता है, और थोड़ी देर बाद वो मिट जाता है। यही तो बात है, हम पहले बड़ा आश्चर्य करते थे कि भाई क्यों बन रहा है, ये क्या हो रहा है। विच इज द टेल दिस द कंडेंस मॉइस्चर फ्रॉम सेम टाइम विच इज देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, जब तक रहता है, जब तक कि वहां पे एयर कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए ना हो, थोड़ी देर बाद वो मिट जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन तो आप तो समझ गए होगे, प्रेसिपिटेशन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में भी अंतर बताऊंगा। प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल क्या होता है, वर्षण और वर्षा में क्या अंतर होता है, वर्षण और बारिश में क्या अंतर होता है। आप देखो कितनी चीजें आप सीखेंगे आप इसमें, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। सर प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, इसमें वाटर और क्या होता है, हेलस्टोन्स, जिनको हम ओले बोलते हैं, हवा और भी गैस साथ में आती हैं। ठीक है, भाई अब आप कहोगे गैस कैसे साथ में आएंगी, मैं बताता हूं सर। अम्ल वर्षा का नाम सुना है सर, अम्ल वर्षा, सोडियम के रिलेटेड, सोडियम और नाइट्रोजन से रिलेटेड जो गैसेस होती हैं वो बारिश के साथ आती हैं, जो वर्षा कराती हैं, इनके साथ गैस आती है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल सिर्फ होता है बारिश का पानी के रूप में आना, बारिश का पानी, यानी कि बूंदों के रूप में, इसी को क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं सर रेनफॉल। ठीक है,
समझ में आया आपको प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल? अब प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी ये लिखा है देखो, अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है? स्नो, बर्फ, स्लीट इसमें भी आते हैं, और हेल्स, ये सारी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। और रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, प्लांट्स और एनिमल्स। ये बताइए आपको इसमें क्या समझाना है। वाटर इज द अर्थ सरफेस, इफ रेनफॉल लेस, वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी, ड्रॉट सूखा होगी और कमी होगी वाटर की, ठीक है। अदर हैंड इफ इट मोर, अगर ये ज्यादा हो जाएगी बारिश तो क्या होगा? तो क्या होगा? फ्लड वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। प्रेसिपिटेशन समझ में आया सर? हैं? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। प्रेसिपिटेशन कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म कॉल्ड रेन। मैंने बताया था पानी के रूप में आया तो क्या होता है? रेन कहलाता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर, प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। प्लांट क्या करते हैं? वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं? व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, यदि आप ट्री काटोगे रेन वाटर फ्लो डाउन। यदि आप क्या करोगे? हिल साइड में यदि ट्री को काटोगे तो वो क्या करेंगे? रेनफॉल को क्या करेंगे? नीचे आ जाएगी मैदान में, मिट्टी कट के आएगी, और बहुत सारे एरिया में इसका क्या कहेंगे? डिमेरिट्स वगैरह, इसके नुकसानात आपको भुगतने पड़ेंगे इनके, ठीक है। अब सर रेनफॉल को कई प्रकार से होती है। रेनफॉल 3 टाइप की होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है? जब कहीं पे साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है? जब एक साथ क्या हो, टेम्परेचर किसी एरिया का बढ़ जाए, लो टेम्परेचर हो जाए, और जब लो टेम्परेचर हो जाएगा ऊपर की तरफ हवा क्या होगी? जाएगी, तो इसका स्थान जल्दी से गिरने के लिए आएगी। अगर उसमें मॉइस्चर है तो हवा जल्दी से जाएगी और जल्दी से यहाँ पे क्या कराएगी? बारिश कराएगी। ये हो गई साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। एंटी साइक्लोन भी होता है, यानी कि प्रति चक्रवात कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल अधिकतर आती है समुद्र में, समुद्र एरिया में, ठीक है, यानी कि वाटर उसमें। और प्रति चक्रवात क्या होता है? ये आता है सर, ये अपना अलग से हम इसको पढ़ेंगे अगले, ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? जब क्या होता है? वाटर वेपर बन के, वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाती है, मॉइस्ट एयर, मतलब वाटर वेपर के साथ जो एयर ऊपर की तरफ जाती है और किसी पहाड़ी से टकरा के क्या होती है? और ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद में क्या होता है? क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनने के बाद बारिश हो जाती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि इसको, ठीक है, रिलीफ रेनफॉल कहते हैं, उच्चावच रेनफॉल भी कहते हैं इसको, पहाड़ी रेनफॉल भी कहते हैं, और पता नहीं हिंदी में एक और वर्ड है जो मेरे याद नहीं आ रहा, उसको भी वो भी कहते हैं। कन्वेक्शनल का मतलब होता है जो हम आमतौर पर रेनफॉल क्या देखते हैं? आमतौर पर सर यही रेनफॉल देखते हैं। क्या देखते हैं? आमतौर पर रेनफॉल देखते हैं किसी भी एरिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किसी भी लैंड पर। जब लैंड पर टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा किसी भी एरिया का, जो अभी तक पढ़ रहे थे, लैंड है हमारा, यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर यहाँ पे हमारा बढ़ गया और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया तो होगा लो प्रेशर। जब लो प्रेशर होगा तो हवा क्या होगी? हल्की होकर ऊपर उठेगी, इसका स्थान घेरने के लिए कोई ठंडी हवा आएगी। और जब ठंडी हवा आएगी, अगर वो मॉइस्ट एयर है, ठंडी हवा, ठीक है, मॉइस्ट एयर है, तो ऊपर उठेगी नमी के साथ। ऊपर उठने के बाद क्या होगा? क्लाउड्स करेगी और क्लाउड बनाएगी और हवा नीचे गिर जाएगी, ठीक है। ये सर होता है क्या? कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो आमतौर पर वर्षा, संवहनीय वर्षा इसको बोलते हैं हिंदी में, चक्रवाती वर्षा बोलते हैं इसको, कुछ और वर्षा बोलते हैं, मेरा इसका हिंदी में नाम कुछ याद नहीं आ रहा, आप एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर आज का समाप्त होता है। आज हमने बहुत कुछ सीखा है, आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा है इसमें, कुछ हमने किताब से अलग भी टॉपिक कवर किए हैं ताकि कंपटीशन वालों के लिए भी ये हेल्प करे। आपको और कहीं से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने इसको ठीक से समझा है